सर्वेभ्यः प्रणामाः। जातकालङ्कारस्य कक्षायामस्यां भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं। जानन्ति भवन्तः शास्त्रप्रौढीप्रकल्पे अस्माभिः अनुदिनं कक्षाः प्रचाल्यन्ते। तत्र अस्मिन् कालांशे ज्योतिषशास्त्रस्य जातकालङ्कारः इति कश्चन ग्रन्थविशिष्टः वर्तते। तं ग्रन्थम् आश्रित्य किञ्चित् वयं पठामहे। तत्र जातकालङ्कारस्य इयं तृतीया कक्षा वर्तते। कक्षायामस्यां वयमद्य संज्ञाध्यायस्य प्रपूर्णं करिष्यामः। संज्ञाध्यायः जातकालङ्कारस्य प्रथमः अध्यायः। तत्र विगतेषु अथवा विगतासु कक्षासु अस्माभिः नूनं जातकालङ्कारस्य किं वैशिष्ट्यं, मङ्गलाचरणं किम्, आचार्याणां ग्रन्थप्रयोजनं किं, तत्र 12 भावाः के सन्ति इति वयम् अधीतवन्तः। अधुना तेषां भावानां वैशिष्ट्यं, पुनश्च तत्र तेषु भावेषु किं किं विचारः कर्तव्यः क्रियते वा इति अस्माभिः अत्र विचार्यते। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने जातकालंकार के विगत 2 कक्षाओं में जातकालंकार के मंगलाचरण सहित 12 भावों से क्या क्या विषय विचारित होते हैं। देह द्रव्य पराक्रमौ सुख सुतौ शत्रु कलत्रम वृत्ति भाग्यम राज्यपदम क्रमेण गदिता लाभव्ययौ लग्नतः इत्यादि रीत्या ये विचाराः प्रतिपादिताः, तेषां सर्वेषां तत्र अभिनिवेशः जातः। तत्र मुख्यतया अस्माकं कृते सम्प्रति अवशिष्टः भागः वर्तते। तो हमने उस दिन बताया था आपको कि ज्योतिष शास्त्र में जो 12 भाव हैं, उन मुख्य भावों 12 के आधार पर हम प्रायः जीवन के सभी पक्षों का, सभी विषयों का हम विचार करते हैं। तथापि उन 12 भावों से जो विषय निर्दिष्ट हैं, तद अतिरिक्त भी कई विषयों का विचार आचार्य ने किया है। प्रधानतया तो प्रथम से शरीर का, द्वितीय से धन का, तृतीय से सहज का, चतुर्थ से सुहृत इत्यादि का, उस पंचम से विद्या बुद्धि का, षष्ठ से रोग का, सप्तम से विवाह दाम्पत्य जीवन का, अष्टम से आयु का, मृत्यु का, नवम से भाग्य का, दशम से कर्म का, एकादश से आय का और द्वादश से व्यय का हम विचार करते हैं। ये सामान्यतया हमारे यहाँ आचार्य जातक पारिजातकार ने भी वर्णित किया है। परंतु और भी कई ऐसे पक्ष हैं जिनको हम इन 12 भावों में ही समाहित करते हैं। ये अन्य विषयाः सन्ति, तेषां सर्वेषां समावेशः अस्माभिः एषु एव 12 भावेषु क्रियते। अतः 12 भावेन ये विषयाः विचार्यन्ते, तत्र किं किं वैशिष्ट्यम् इति किञ्चित् वयम् अग्रे निरूपयामः। जातकालङ्कारम् आश्रित्य तत्र तदनुसारं प्रायशः तनुर्धनं च सहजो बन्धुत्र रिपुस्त्रयः इत्यादयः विषयाः सन्ति। तत्र वैशिष्ट्यं वर्तते, यथा लग्नात् पितृभावः अस्माभिः 10 भाव उच्यते, ताताज्ञामान कर्मा इत्यादिना पितृभावः 10 भावः। परंतु आचार्य पाराशर मतानुसारेण, पाराशर ने आचार्य ने वर्णित किया है कि हम लग्न से 9वें स्थान से भी पिता का विचार कर सकते हैं। ये कोई विशिष्ट मत। और लग्न से हम विचार जब करेंगे तो जो विषय लग्न के 9वें से विचार हम करते हैं, वो हम सूर्य से 9वें से भी कर सकते हैं। अर्थात सूर्यात् 9वें स्थानात् अपि पितृविचारः भवति। वचन है आचार्य पाराशर का, 9मे च पितुर्ज्ञानम सूर्याच्च 9मेऽथवा यत्किंचित 10मे लाभे तत् सूर्यात् 10मे शिवे। ये विचार हमारे यहाँ। तो 9वें से भी पिता का विचार करते हैं और 10वें से भी करते हैं। आशय क्या है 9वें से, कि वो पंचम से पंचम भाव होने के कारण 9वें को भी पितृभाव कहा गया है आचार्य पाराशर के मत। उसके बाद कहीं कहीं पर आजीविका का विचार जब हम करेंगे तो लग्नादिंदो 10वें भावे इत्यादि आचार्य के वचन प्राप्त होते हैं। तो लग्न से भी, चंद्रमा से भी, सूर्य से भी, इन तीनों के 10वें से हम विचार करेंगे। ये भी आचार्य का आशय है। केवल 10वें से ही नहीं, अगर निर्णय करना है किसी व्यक्ति ने, कश्चन व्यक्ति ही यदि पृच्छेत मदीया आजीविका कीदृशी, तदानीम् अस्माभिः 3 प्रकारैः तत्र विचारः कर्तव्यः। किमर्थम् इत्युक्ते लग्नादपि विचारः भवति, चंद्रादपि भवति, सूर्यादपि भवति। त्रिभिः विधिभिः यदि
ज्ञायते यत् इदमेव तावत् आजीविका निर्धारणं जातकस्यास्य जायते तदानीमेव फलम् अस्माभिः वक्तव्यम्। वस्तुतः एकैनैव भावेन यदि सर्वं विचार्यते चेत् तर्हि परस्परं ग्रहराशि नक्षत्राणां भावानां यः सम्बन्धः तस्य सम्बन्धस्य ज्ञानम् अस्माभिः कर्तुं न शक्यते। अत एव आचार्येण षोडशवर्गाः सप्तवर्गाः भिन्नं भिन्नं फलमाश्रित्य भिन्नाः वर्गाः निर्धारिताः। यथा नवमांशेन विचारः क्रियते, सप्तमांशेन विचारः क्रियते, प्रत्येकस्य विशिष्टं विशिष्टं फलमिति वयम् अग्रे चर्चयिष्यामः। अत्र विशिष्टं किं, लग्नात् चतुर्थस्य द्वितीयस्य यः विचारणीयः विषयः स एव विचारणीयः विषयः चन्द्रादपि भवति इति आचार्याणां मतं पाराशरस्य। एकैनैव भावेन बहूनां विषयाणां विचारः कर्तव्यः। यथा चतुर्थभावेन सुखविचारः क्रियते तर्हि सुखे यावन्ति वस्तूनि वर्तन्ते तानि सर्वाणि चतुर्थभावादेव संगृह्यानि। यथा भवन निर्माण गृहमस्ति न वा, जातक के पास घर उपलब्ध होगा कि नहीं, सुख के साधन जितने हैं, भौतिक सुख की जितनी वस्तुएं हैं, उन सब का विचार चतुर्थ से ही हम करेंगे। माता का विचार हम चतुर्थ से करेंगे, माता से सप्तम, चतुर्थ से सप्तम, दशम का विचार हम पिता के लिए करते हैं। तो इस तरह से सभी भावों का परस्पर एक संबंध है और इन संबंध में यह विषयः आदौ निर्धारितः, ये प्रमुखाः निर्धारिताः ते स्तंभभूताः। इन द्वादश भावों के विषय में इनसे आगे चलने से एक और विचारणीय विषय महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, कि प्रत्येक भाव को यदि हम दार्शनिक दृष्टि से देखें तर्हि अस्माकं जीवने चत्वारः पुरुषार्थाः धर्मार्थ काम मोक्ष रूपाः कल्पिताः। तर्हि द्वादश भावेषु केचन भावाः धर्मसम्बद्धाः, केचन भावाः अर्थसम्बद्धाः, केचन भावाः कामसम्बद्धाः, केचन मोक्षसम्बद्धाः। यथा पश्यन्तु, शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं प्रथम भावस्य धर्मत्वं सर्वेषु कार्येषु शरीरस्य उपादानत्वं वर्तते इति कृत्वा प्रथम भावस्तु लग्नमिति देहं लग्नमुच्यते। देहस्य प्राधान्यत्वम् अंगीकृत्य तस्य प्रमुखत्वं तत्र वर्तते इति कृत्वा लग्नं प्रथमं देहमुच्यते। तत्र तु चतुर्षु पुरुषार्थेषु तस्य प्रामुख्यं वर्तते इति कृत्वा तस्य परिगणनं चतुर्षु पुरुषार्थेषु कर्तुम् अस्माभिः शक्यते। पुनश्च द्वितीयः धनभावः तत्तु अस्माकम् अर्थभावः। पुरुषार्थस्य द्वितीयं सोपानं यद् वर्तते तत्र अर्थभावस्य विचारः अर्थपुरुषार्थस्य साधनं द्वितीयभावेन भवति। वस्तुतः मानवस्य संपूर्णं जीवनं चतुर्षु पुरुषार्थेषु एव विभज्यते। अस्माभिः मानव का संपूर्ण जीवन हम लोग भारतीय सनातन परंपरा में 4 पुरुषार्थों में विभक्त करते हैं। तो इन चारों पुरुषार्थों में हमारे पास शरीर को तो सब भावों के लिए आप सामान्य मान लीजिए, इसीलिए हमने उसको लग्न स्थान दिया, केंद्र स्थान दिया। बाकी जो हमारे भाव हैं उनमें उनकी प्रकृति के आधार पर ततः चिंतनीय विषयानाम आधारेण अस्माभिः तत्र वर्गीकरणं क्रियते। केचन धर्मसम्बद्धाः भावाः, केचन अर्थसम्बद्धाः। यथा द्वितीय भावः, चतुर्थ भावः, नवम भावः, एकादश भावः, एते प्रमुखाः सन्ति अर्थभावां कृते। प्रामुख्येन द्वितीयः, चतुर्थः, एकादशः एते त्रयोपि भावाः अर्थसम्बद्धाः। द्वितीय भाव का संबंध, चतुर्थ भाव का संबंध और एकादश भाव का संबंध, ये तीनों भाव जो हमारे यहाँ हैं उनको हम अर्थ के विचार करने के लिए इन तीनों के समावेश को पाराशर, बृहत पाराशर, होरा शास्त्र में आप देखेंगे तो आचार्य ने इन तीनों से धन का विचार किया है और तीनों में रहने वाले ग्रहों के स्थान से एकादशस्थ ग्रह से भी विचार हम करते हैं। तो इसलिए द्वितीय, चतुर्थ, सुख संपत्ति का चतुर्थ और एकादश, ये जो भाव हैं हमारे वो अर्थ पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाले भाव हैं। तदनु काम भावाः अस्माकं ये सन्ति तत्र पंचम भावाः, सप्तम भावाः, नवम भावाः, एते भावाः काम भावाः। नवम भावस्य परिगणनं तु धर्मे भी भवति, परन्तु धर्मं तु अस्माभिः यत्किमपि क्रियते तत्तु वाञ्छा तत्र अस्माभिः फलरूपेण प्राप्यते। अतः धर्मपुरुषार्थस्य साधनेपि नवम भावस्य महत्त्वं, कामादीनां साधनेपि भाग्यस्य महत्त्वं। धर्म जो है हमारा वो भाग्य भाव है। तभी भाग्यस्यापि सत्सु बहुषु वस्तुषु, सभी वस्तुओं के रहने पर भी भाग्य होने पर ही आप वस्तुओं का भोग कर सकते हैं। इसलिए जिस प्रकार प्रथम का अभिनिवेश हमने किया है वैसे ही पंचम के नवम का भी अभिनिवेश सभी पुरुषार्थों में करना होगा।
वो प्रथम और नवम जो हैं वो हम ये कह सकते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की सफलता के लिए इन दोनों का समन्वय होना नितांत आवश्यक है। अतः जातक में हम इन दोनों भावों को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। ये केंद्र में प्रथम भाव केंद्र भाव है, नवम भाव को त्रिकोण भाव है कहेंगे, तो इसलिए केंद्र और त्रिकोण के समन्वय से हमारे यहाँ राजयोग की चर्चा भी की गई है। तर्हि प्रथम नवम भावयोः परस्परम सर्वेषु पुरुषार्थेषु महन् महत्वं वर्तते। अन्ये च ये षष्ठ भावः, अष्टम भावः, द्वादश भावः, एते तावत् रोगभावाः अपि सन्ति, निर्वाणभावाः, मोक्षभावाः। कथं रीत्या प्रवृत्तिः भवतां वर्तते, कथं वा भवतां निवृत्तिः। निर्याणभागः बृहज्जातके निर्वाणाध्यायः वर्तते, तत्र आचार्येण जातकस्य निर्वाणं कीदृशं भवति तस्य विवेचनं कृतम्। अतः एते मोक्षरूपाः षष्ठाष्टम द्वादश भावाः वर्तन्ते। तत्र सर्वेषु पुरुषार्थेषु सर्वेषां भावानां साकं प्रथम नवमयोः संयुतिः तु आवश्यकी एव। आप धर्म का विचार करें, अर्थ का विचार करें, शरीर का विचार करें, स्वास्थ्य का विचार करें, पुत्र का विचार करें, प्रथम भावस्य अभिनिवेशः नूनं द्रष्टव्यः। अतः जो जातकस्य सामान्य निरूपण है, जातक को जब भी हम देखें, जातक का जब भी निरूपण शुरू करें, उसके विषय में जो भी चर्चा करें, 4-5 स्तंभ हमारे पास प्रमुख है। लग्न, और आप जानते हैं कि मनुष्य में हम आत्मकारक ग्रह सूर्य और मनोकारक ग्रह चंद्रमा, राजा रवि शशधरश्च बुधः कुमार। तो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति का मानव के मन, मस्तिष्क और शरीर पर सबसे अधिक प्रभाव है। तो सूर्य को आधारित करके भी हम जातक का निर्माण करते हैं, चंद्रमा को आधारित करके भी निर्माण करते हैं। और भाव की दृष्टि से, जैसे ग्रहों की दृष्टि से सूर्य और चंद्रमा के शुभाशुभ का निरूपण करने के अनंतर ही किसी फल को हम निरूपित कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार भाव में प्रथम और नवम भाव का समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यथा ग्रहेषु सूर्य चंद्रयोः महान् महत्वं, सर्वेषु भावेषु सर्वेषां विषयानां संबद्धता लग्नेन साकं धर्मेण साकं अर्थात शरीरेण साकं भाग्येन साकं वर्तते, तथैव ग्रहेषु अपि यथा सूर्यचंद्रयोः महत्वं तथैव भावेषु अपि प्रथम नवमयोः सम्बन्धः। अन्ये ये भावाः वर्तन्ते तेषु त्रयो भावाः मोक्षस्य, षष्ठ अष्टम द्वादश भावाः, त्रयश्च अर्थस्य, तत्र द्वितीय चतुर्थ एकादश भावाः, एवं च अन्ये ये भावाः ते सर्वे अस्माकम् अर्थरूपाः। अर्थकामयोः परस्पर सम्बन्धः, अतः उभयोः समन्वयः। मुख्यतया सप्तम दशम एते भावाः कामरूपाः। सप्तम दशम यतो हि सप्तमेन अस्माभिः परिवारस्य विचारः, सप्तमस्तु शरीरस्य क्षयः, पुनश्च दशमभावः अस्माकम् आजीविका विचारः। अतः यत्र यत्र अर्थस्य सम्बन्धः तत्र कामस्यापि सम्बन्धः वर्तते इति धिया अर्थकामयोः परस्पर सम्बन्धः वर्तते एव इत्यत्र न कश्चन सन्देहावसरः। अत्र महत्वपूर्णं किमस्ति, द्वादश भावेषु अभिनिष्टानां सर्वेषां विषयानां वर्गीकरणम् आचार्यैः कृतम्। जातकालंकार में तो संक्षेप से आचार्य ने निरूपित किया। आप सभी श्रोतागण अगर बृहत पाराशर या किसी अन्य ग्रंथ को देखेंगे तो एक एक भाव से हम किन किन विषयों के साथ साथ उप विषयों की चर्चा भी कर सकते हैं। विषय साकं केषां केषां संबद्ध विषयानां निरूपणं कर्तुं शक्यते इति तत्र भवद्भिः विचारयितुं शक्यते। अतः द्वादश भावानां निरूपणं तत्र कृतम्। आगे हम चलेंगे, पीछे के श्लोक में हमने पढ़ लिया था कि ताताज्ञा मान कर्मा स्फटिकगणनभो व्योमेशूरनाख्यम अम्बा पातालतुर्यम हिबुक गृह सुहृद एवं प्रकारेण मध्यम व्यापार मूचु दशम मधुवम, कैसे कैसे संज्ञाएं हैं, विविधानां भावानां संज्ञा। संप्रति उच्यते आचार्यैः अद्य आद्यं तुर्यं कलत्रं दशममिह बुधैः केन्द्रमुक्तं त्रिकोणं पुत्रं धर्माख्यमुक्तं पणफलमुदितं भ्रातृमृत्युलाभात्मजार्थं धर्मं चापोक्लिमाख्यं व्ययरिपुसहजं कंटकाख्यं हि केन्द्रं चैतच्चातुष्ट्यं स्यात् त्रिकमिह गदितं वैरिडिष्फान्तकाख्यं। द्वादश भावानां परस्परं विन्यासेन तत्र वर्गीकरणं कृतमस्ति। इयम् अस्माकं शास्त्राणां महत् वैशिष्ट्य परंपरा। ये विशिष्टता है हमारे आचार्यों की कि विशिष्ट एक जातीय पदार्थों का, एक जातीय विषयों का समावेश करने के लिए उन्होंने एक विशेष संज्ञा का प्रयोग किया है। तो आप देखिए इसमें आचार्य ने आद्यम तुर्यम कलत्रम, एक तरह से कोडिंग डिकोडिंग सिस्टम है। आद्यम तुर्यम कलत्रम दशममिह बुधैः,
केन्द्रमुक्तं त्रिकोणम, केन्द्रमुक्तम आद्यम, आद्यम अर्थात प्रथम भावः, आद्यः, तुर्यम चतुर्थ भावः, केन्द्रम आद्यम तुर्यम कलत्रम सप्तम भावः, दशममिह बुधैः दशम भावः। एते चत्वारो भावाः समवेत रूपेण अस्माभिः आद्यम तुर्यम कलत्रम दशममिह बुधैः केन्द्रमुक्तम। यदि कुत्रचित ज्योतिष शास्त्रे सामान्यतया जो नए अध्येता हैं वो जाने, जहाँ भी हम केंद्र की बात करें, अभी आप आएगा केंद्राधीशः स्वराशौ, तुर्याधीशः स्वराशौ, त्रिकोणाधीशः, ये पारिभाषिक जो हमारे पद है, किसी भी शास्त्र को पढ़ने के लिए जिस प्रकार के यानी कानिचन विशिष्टानि पदानि भवन्ति, सर्वेषु शास्त्रेषु पारिभाषिक पदानि भवन्ति, तो ये ज्योतिष शास्त्र के पारिभाषिक हैं। केंद्र पद से हमारे यहाँ पर आद्यम तुर्यम कलत्रम दशममिह बुधैः केन्द्रमुक्तम, इन चारों को सामान्यतया केंद्र कहा गया है। आद्यम तुर्यम कलत्रम दशममिह बुधैः केन्द्रमुक्तम त्रिकोणम। अब त्रिकोण की बात करते हैं। एतेषु द्वादश भावेषु चतुर्णाम भावानां संज्ञा केंद्र संज्ञा, अवशिष्टानाम अष्टानाम भावानां वर्गीकरणं कृतमस्ति। तत्र त्रिकोणम पुत्रम धर्माख्यमुक्तम, पुत्रम पंचम भावम, धर्माख्यमुक्तम धर्म भावेन सहितं पंचम भावम, अर्थात नवम पंचम भावयोः समन्विता संज्ञा भवति त्रिकोण संज्ञा। केशांचन, अब देखिए पंचम और नवम को हमारे यहाँ त्रिकोण की संज्ञा आचार्य ने दी है। कुछ आचार्यों के मत में प्रथम को भी त्रिकोण में माना गया है, क्योंकि त्रिकोण में तीन कोणों का, तीन स्थानों का होना नितांत आवश्यक है। तो पाराशर में और कई आचार्यों ने कहीं कहीं पर त्रिकोण पद से प्रथम, पंचम और नवम तीनों का ग्रहण किया है। परंतु प्रथम को लग्न में गृहीत कर लेने के कारण, उसको विशिष्ट उपाधि प्रदान हो जाने के कारण पंचम नवम को स्वतंत्र रूप से त्रिकोण कहा गया है। और नवम इसमें विशेष है, मैंने बताया आपको, इसलिए उसको त्रिकोण कहा गया है। प्रथम लग्न होने के साथ साथ केंद्र भी है, इसलिए उसका विशेष महत्व है। इसलिए जैसे ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा का विशेष महत्व है, वो आपका कोई भी ग्रह कितना भी अच्छा रहे, जातक की स्थिति के अनुसार अगर सूर्य चंद्रमा की स्थिति अनुकूल नहीं है, सूर्य के कारण अस्तित्व है ग्रह का, या चंद्रमा क्षीण है, चंद्रमा छठे आठवें में है, इस प्रकार की स्थिति है, तो मानसिक या शारीरिक रूप से जातक के कमजोर होने की स्थिति में किसी भी भाव का वो फल पूर्णतया उपभोग नहीं कर सकता है। वो उसकी शारीरिक स्थिति हो, उसकी मानसिक स्थिति हो, उसकी आजीविका, उसका स्वास्थ्य, उसका सुख, संपत्ति, परिवार, दाम्पत्य जीवन सब कष्टमय हो सकता है, होता ही है। इसलिए आचार्य ने सूर्य और चंद्रमा, सिद्धांत में कहा गया है अग्नि सोमात्मकम जगत, ये दोनों ही पदार्थ मिलकर के इन्हीं के आधार पर सभी सृष्टियों की निष्पत्ति होती है। तो सूर्य चंद्रमा ग्रहों में और प्रथम और नवम इन दोनों भावों का विशेष संबंध है। प्रथम लग्न होने के साथ साथ कुछ आचार्यों के मत में त्रिकोण संज्ञक भी है, और नवम भाव जो है वो त्रिकोण तो है ही, धर्म का, भाग्य का भी साधक है। तो पंचम से पंचम भी है, और नवम से पंचम फिर लग्न है। अब देखें, लग्न से पंचम पंचम, पंचम से पंचम नवम, और नवम से पंचम पुनः लग्न। तो ये नवम जो है वो पंचम और लग्न दोनों के बीच का समन्वयक है, इसलिए इसको भाग्य संज्ञा कहा गया है। क्योंकि भाग्य से ही लग्न शरीर की निष्पत्ति, जन्म भी आदमी का होता है, पंचम अर्थात संतान की प्राप्ति भी होती है, नवम अर्थात धर्म भी भाग्य से संबद्ध है। परस्पर एक संबंध ये बनाता है नवम, इसलिए इसको आचार्यों ने त्रिकोण कहा है। और अगर हम पंचम के साथ जोड़ेंगे इसको, तो नवम पंचम की सामूहिक संज्ञा त्रिकोण संज्ञा है। तो आद्यम तुर्यम कलत्रम दशममिह बुधैः केन्द्रमुक्तम त्रिकोणम पुत्रम धर्माख्यमुक्तम पुत्रम धर्मेण सहितं त्रिकोणमुक्तम। अग्रे किमुच्यते पणफरमुदितम। पणफरम किमुदितम, पणफर भाव किसको कहते हैं? तो आचार्य ने कहा मृत्युलाभात्मजार्थम, मृत्यु लाभः आत्मजः अर्थः एते भावाः पणफर संज्ञकाः। इसीलिए त्रिकोण में पंचम पणफर भाव में आ जाने के कारण, अशुभ हो जाने के कारण थोड़ा सा उसमें हम उसको त्रिकोण ही कहा गया। नवम जो है वो, अब देखिए आगे चलते हैं हम, मृत्यु लाभात पणफरमुदितम मृत्यु लाभात्मजार्थम। मृत्यु अर्थात अष्टम भावः, लाभः इत्युक्ते एकादश भावः, आत्मज इत्युक्ते पंचम भावः, अर्थ इत्युक्ते द्वितीय भावः। द्वितीयः, पंचमः, अष्टमः, एकादशः एते चत्वारः भावाः समवेत रूपेण पणफर संज्ञकाः। सामान्यतया लग्नात् अनन्तरं ये भावाः, प्रथमं लग्नं अथवा केन्द्रात् अनन्तरं ये भावाः ते सर्वेपि भावाः पणफर संज्ञकाः। इयं
केवलं विशिष्टा संज्ञा, एतासां संज्ञानां किं वा फलमिति अत्र आचार्याः अग्रे निरूपयन्ति। परन्तु यत्र कुत्रापि पणफरस्य उल्लेखः, तर्हि पणफरपदेन अस्माभिः एते चत्वारो भावाः ग्राह्याः। पणफर कहने से हम द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश का ग्रहण करेंगे। तो आचार्य ने कहा आद्यम तुर्यम कलत्रम दशममिह बुधै केंद्र संज्ञम त्रिकोणम पुत्रम धर्माख्य मुक्तम पणफर मुदितम मृत्युलाभात मजार्थम। आगे कहते हैं आचार्य, केंद्र पणफर के बाद आपोक्लिम संज्ञक भाव हैं, तो केंद्र से एक अनंतर केंद्रात अग्रिमम भावम पणफरम संज्ञकम निरूपितम पुनश्च तदनंतरम यह तृतीय भावः, केंद्रात् तृतीय अर्थात तृतीय भावः, अग्रिमा चतुर्थात् तृतीय अर्थात षष्ठ भावः, पुनः सप्तमात् तृतीय नवम भावः, दशमात् तृतीय द्वादश भावः। एवं प्रकारेण तृतीय भावः, षष्ठः भावः, नवमः भावः, द्वादशः भावः, एते चत्वारो ये भावाः ते आपोक्लिम संज्ञकाः। प्रथम चतुर्थ, तो इस तरह से केंद्र पणफर आपोक्लिम, केंद्र पणफर आपोक्लिम, केंद्र पणफर आपोक्लिम के वृत्तिक क्रम से हमारे यहाँ द्वादश भावों की 3 श्रेणी बना दी गई। प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम केंद्र संज्ञक, द्वितीय पंचम अष्टम एकादश त्रिकोण पणफर संज्ञक, तृतीय षष्ठ नव द्वादशी आपोक्लिम संज्ञक। तो आचार्य ने कहा पणफर मुदितम मृत्युलाभात मजाख्यम धर्मम चापोक्लिमाख्यम व्यय रिपु सहजम। धर्मम च, धर्मम अर्थात नवमम आपोक्लिमे समायाति, केन सहितम धर्मम व्यय रिपु सहजम। व्यय षष्ठ भावेन साकम, द्वादश भावेन साकम, रिपु रिपु षष्ठ भावेन साकम, सहजम, सहजम इत्युक्ते तृतीय भावेन साकम, तृतीय षष्ठ द्वादश भावेन साकम धर्मम नवम भावम अर्थात एते चत्वारः भावाः किं संज्ञकाः कंटकाख्यम। एते आपोक्लिमाख्यम भावाः सन्ति, कंटकाख्यम ही केंद्रम। ये केंद्र भावाः तेषाम् अपरापि एका संज्ञा, सा संज्ञा कंटकाख्या, अर्थात केंद्र भावानां द्विधा संज्ञा वर्तते। एका तु संज्ञा केंद्र संज्ञा, अपरा संज्ञा कंटक संज्ञा। केंद्रस्यैव संज्ञा कंटक संज्ञा। कंटक संज्ञा इत्युक्ते प्रायशः न दिशन्ति ग्रहाः सौम्याः केन्द्राधिपाः यदि एतेषाम् अन्वयः वर्तते, शुभाः ग्रहाः यदि केन्द्राधिपाः तर्हि फलं तेषां शुभं न भवति इति, केन्द्राणां कश्चन कंटकत्वं भवति, फलन्यूनत्वं ह्रासत्वं भवति इति धिया तत्र समन्वयः कंटकत्वं भ्रमयाति। तर्हि केंद्रों की संज्ञा जो प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम, उनको हम केंद्र भी कहते हैं, उनको हम कंटक भी कहते हैं, उनको हम लग्न भी कहते हैं। 4 हमारे यहाँ लग्न है। द्वादश भाव प्रथम लग्न भी है, चतुर्थ लग्न भी है, सप्तम लग्न भी है, दशम लग्न भी है। लेकिन सामान्यतया लग्न पदेन केवलं प्रथम लग्नस्यैव ग्रहणं भवति। किमर्थम् इत्युक्ते लग्नाधीनमेव सर्वेषाम् अवस्थितिः इति कृत्वा लग्नाधीनानां भावानाम् अवस्थित्या ते विषयाः लग्नाध्यताः। अतएव चतुर्षु लग्नेषु लग्नपदेन केवलं प्रथमम् एव लग्नम् अस्माभिः स्वीक्रियते। तदनन्तरं लग्नानन्तरं ये भावाः सन्ति तेषां पणफर संज्ञा, तदनन्तरं ये भावाः सन्ति तेषां आपोक्लिम संज्ञा। एवं प्रकारेण द्वादश भावानां त्रिधा वर्गीकरणं केंद्र पणफर आपोक्लिम। केन्द्राणां विशिष्टा संज्ञा वर्तते कंटकमिति। पुनश्च पंचम नवमयोः संज्ञा आचार्य युक्तम। पंचम नवम को यदि हम एक साथ जोड़ दें तो उसकी त्रिकोण संज्ञा है। और केवल यदि नवम की हम चर्चा करें तो केवलम नवम भावस्य कृते त्रिकोणम इति संज्ञा वर्तते। तो भावानां ये जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र की या भारतीय परंपरागत शास्त्रों की ये पद्धति है, ये एक कोडिंग डिकोडिंग, ये ऐसी पद्धति है, ये कूटांक पद्धति है कि यस्य शास्त्रस्य यह अध्येता यह पारिभाषिक पदान् न जानाति सह खलु तत् अवगमयितुं न पारयति। अतः शास्त्राणां पारिभाषिक पदानां भवति किं वैशिष्ट्यं। केंद्र पणफर आपोक्लिम केंद्र चतुष्ट। उसके बाद और कुछ विशेष भाव हैं इसमें। त्रिकमिह गदितम चैतच्चातुष्टयम स्यात् त्रिकमिह गदितम। ये 4 हो गए, पणफर आपोक्लिम केंद्र कंटक और त्रिकोण, ये सारी बातें। चैतच्चातुष्टयम स्यात् त्रिकमिह गदितम। त्रिकमिह गदितम, त्रिक हम कहते हैं द्वादश भाव में। त्रिक अगर हम कहीं पर प्रयोग आया केंद्र, अभी जातक लंघन में पढ़ेंगे आगे, केंद्रे वा त्रिके वा कुज शनि सहित श्वेत कुष्ठी सरोगो, जहाँ पर केंद्र में त्रिक में
कुज और शनि का योग हो, उसको खराब ग्रह देखता हो तो कुष्ठ रोग का एक योग है। तो तत्त त्रिकः 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 इत्युक्ते चैतच्चातुष्टयं स्यात् त्रिकमिह गदितं। त्रिक संज्ञक है कौन से भाव? षष्ठः, अष्टमः, द्वादशः, एते त्रयः भावाः समवेत रूपेण त्रिक संज्ञकाः। त्रिक इत्युक्ते त्रिभिः कष्टं जायते इति त्रिकः इति व्युत्पत्तिः जातकालंकारे। त्रिभिः कष्टं दीयते, कष्ट को उत्पन्न करने के लिए ये तीनों सहायक होते हैं। रोग को उत्पन्न करने के लिए रोगाणाम उत्पत्तिः एभिः त्रिक भावैः भवति इति कृत्वा एतेषां भावानां संज्ञा त्रिक संज्ञा। त्रिकोण संज्ञा, त्रिकोण भावाः प्रायेण शुभाः, केंद्र भावाः अपि प्रायेण शुभाः। त्रिक भावानां त्रिभिः कष्टं जायते इति त्रिकः इति कृत्वा षष्ठाष्टम द्वादश भावानाम् अशुभत्वम् आचार्यैः प्रतिपादितम्। एवं प्रकारेण वर्गीकरणं भावानां वर्तते। केंद्र, चतुष्टय, कंटक, लग्न, पणफर, आपोक्लिं, त्रिकोण, त्रित्रिकोण इत्यादिकाः संज्ञाः वर्तन्ते। पुनः उपचय स्थानानि वर्तन्ते। उपचय इत्युक्ते वृद्ध्यात्मक भावो वर्तते। तत्र जातकालंकार में उसका उल्लेख नहीं है, फिर भी तृतीय, षष्ठम, दशम, एकादश, त्रिषडदश एकादश भवनानि उपचय स्थानानि इति आचार्य वराह मिहिराणां वचनं। तो तृतीय, षष्ठ, दशम, एकादश इनको समाहित रूप से आप तृतीय देखिए। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें तृतीय भी है, षष्ठम भी है, दशम केंद्र भी है और एकादश भी है। तो शुभ और अशुभ भाव का समन्वय करके उपचय क्रम से सबसे उपचय भाव हमारा एकादश भाव है। उपचय अर्थात वृद्धि क्रम में फल की। इसलिए आचार्य ने जातक पारिजात में कहा है कि एकादशस्था फलदा ग्रहेंद्रा, सभी ग्रह प्रायः एकादश भाव में शुभ फल देते हैं। तो उपचय भाव होने के कारण, उपचय में सबसे वृद्धिमान भाव होने के कारण जातकालंकार में इसका उल्लेख इसलिए नहीं आया क्योंकि प्रायः जिस ग्रंथ में जिस पारिभाषिक पदों का प्रयोग आचार्य ने किया है उसी का वर्णन इसमें आचार्य करते हैं। तो जातकालंकार में उपचय के आधार पर उपचय ग्रहों को एक श्रेणी में बद्ध करके कोई फल नहीं कहा गया है। संभवतः इसीलिए आचार्य ने यहाँ पारिभाषिक दृष्टिकोण से उपचय का उल्लेख नहीं किया है। परंतु ज्योतिष शास्त्र में जहाँ भी उपचय पद आएगा वहाँ आप तृतीय, षष्ठ, दशम, एकादश इन चारों का ग्रहण करेंगे। तो चैतच्चातुष्टयं स्यात् त्रिकमिह गदितं वैरी ऋष्भान्त काख्यम। वैरी और ऋष्भ, वैरी षष्ठ भाव, ऋष्भ अष्टम भाव और अंतक अर्थात यम ऋष्भ द्वादश भाव और अंतक मतलब अष्टम भाव। ये जो हमारे यहाँ तीन भाव हैं षष्ठ, अष्टम, द्वादश, एते त्रयो भावाः समवेत रूपेण त्रिक संज्ञकाः भवन्ति। एक और विशिष्ट बात यहाँ जानने के लिए है कि आप गणित भी पढ़ रहे हैं, फलित भी पढ़ रहे हैं, तो संख्यावाचिनः ये शब्दाः सन्ति तेषां प्रयोगः अस्माभिः व्यावहारिकतया क्रियते। गणिते यदा अस्माभिः छिद्रपदस्य प्रयोगः क्रियते, रंध्रपदस्य प्रयोगः क्रियते, यदि गणित में हम कहीं प्रयोग करें ऋष्व का या छिद्र का या यम का प्रयोग करें हम, तो यम से दो हमारे यहाँ लिए जाएंगे। लेकिन यदि हम जातक में प्रयोग करेंगे तो अंतक पद से हम द्वादश भाव का ग्रहण करेंगे। ऐसा ही एक अंतर और है कि जब हम फलित में या जातक स्कंध में हम निर्णय करेंगे, छिद्र भाव से निर्णय करेंगे, तो छिद्रम नाम अष्टमम भावम। छिद्र मतलब अष्टम भाव, क्योंकि वो शरीर में आयु का नाश करने वाला भाव है, वो मृत्यु भाव है, आयु भाव है। इसलिए छिद्र पद से संख्या में हमारे यहाँ गणितीय दृष्टि से शारीरिक संरचना में मनुष्य के 9 छिद्र होने के कारण गणितीय दृष्टि से छिद्र पदेन नव संख्या गृह्यन्ते, परंतु जातक शास्त्र दृष्टिया छिद्र पदेन छिद्रम इत्युक्ते अष्टमम भावम। तो ये थोड़ा अंतर है, इसको हमेशा आप लोग ध्यान रखें। पारिभाषिक पद होने के साथ भी संहिता में जिस पद का जो अर्थ है वो सिद्धांत से भिन्न है। सिद्धांत में जिस पद से जिस संख्या का ग्रहण किया जाता है, जातक में कुछ स्थलों में उसका भेद है, वो भेद हम यथासमय बताते चलेंगे। तो ये श्लोक हमारा पूर्ण हो गया। आद्यम, तुर्यम, कलत्तम। और इसका प्रयोजन यही है कि हम एक फल को निरूपण करते समय हम उसकी सहजता को बता सकें। हम चारों भावों को कहना चाहते हैं तो हम चारों भावों के लिए एक साथ ही प्रयोग करें, और एक साथ प्रयोग करने के लिए हम त्रिकोण को प्रयोग करें, केंद्र को प्रयोग करें। तो आचार्य यही सौकर्यात भावानाम वर्गीकरणम केंद्र, चतुष्टय, कंटक, लग्न, आपोक्लिम, पणफर इत्यादि क्रमेण वर्गीकरणम विहितम। तो श्लोक पूर्ण हो गया हमारा। आद्यम, तुर्यम, कलत्रम, दशम विहबुधैः केंद्रमुक्तम त्रिकोणम, पुत्रम धर्माख्यमुक्तम, पणफरमुदितम, मृत्युलाभात्मजार्थम, धर्मं चापोक्लिमाख्यम,
ये रिपु सहजम कंटकाख्यम ही केंद्रम चैतचातुष्ट्यम स्यात् त्रिकमिह गतितम वैरिष्पांत काख्यम। ये हमारे यहाँ की विधि है। ये सामान्य भावों को एक श्रेणी में करके, जैसे व्याकरण शास्त्र में या अन्य शास्त्रों में हम एक प्रत्याहार बना करके अमुक प्रत्याहार से अमुक अमुक वर्णों को समझते हैं, वैसे ही यहाँ भी अमुक अमुक भाव को एक श्रेणी में रख करके उसके फलादेश की विधि कही गई। अब आगे हम चलें तो द्वादश भावों का सामान्य निरूपण करने के बाद आचार्य ने नैसर्गिक मित्र शत्रु की बात कही है। नैसर्गिक मित्र शत्रु क्या है? ये सामान्यतया ग्रहों की प्रकृति के आधार पर और ये हमारे आचार्यों के परीक्षण के आधार पर इन्होंने निरूपण किया है। यदि आप इसकी युक्ति देखेंगे तो युक्ति आपको समझ में इसकी नहीं आएगी, क्योंकि प्रायः गणितीय विषयों की उपपत्ति तो हम दे सकते हैं, पर फलित में हमारे आचार्यों का अनुभव ही प्रमाण है और उनके वचनों के आधार पर ही हम शुभाशुभ का निरूपण करते हैं। तो आप देखें, सूर्य का पुत्र शनि है व्यवहार में, और सूर्य के पुत्र होने के कारण सूर्य और शनि में आपस में नैसर्गिक मित्रता नहीं है, शत्रुता है। अब आप ये कह सकते हैं कि मित्रता शत्रुता होने के साथ, लेकिन चंद्रमा का जो है वो बुध पुत्र है और चंद्रमा का बुध मित्र भी है। तो भाई शनि, आप ये कहें कि पिता पुत्र के संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए सूर्य शनि को शत्रु बनाया गया है नैसर्गिक रूप से। तो पहले हम चर्चा करते हैं, फिर इसके विभिन्न पक्षों की बात करेंगे। तो मित्र शत्रु होने में संबंधों के आधार पर इसकी नैसर्गिकता सिद्ध न करते हुए आचार्यों ने अपने निरंतर शुभाशुभ फल से देखा कि किस ग्रहों के निकट आने पर, किस ग्रह के किसके सानिध्य में आने पर ग्रहों के शुभत्व में वृद्धि होती है और किसके निकट से दूर जाने पर अशुभत्व में वृद्धि होती है। और ये जो विशेषता इसकी है कि जो शुभाशुभत्व का निरूपण आचार्य ने इसमें किया, ये प्रायः इससे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी यही किया। और जो बृहद जातक ग्रंथ है उसमें जो आचार्यों का, सत्याचार्यों का मत है, वराह मिहिर के समय जो मत है, कल्याण वर्मा ने भी इसी को स्वीकार किया। इसका मतलब कि ये जो हमारे अनुभवगम्य आचार्यों ने, जिन ऋषियों ने राशियों ग्रहों के परस्पर मैत्री का, नैसर्गिक मैत्री का निरूपण किया, वो आधार निरंतर वही बना रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। ग्रहों की दृष्टि को देखें आप, दृष्टि में अंतर है। कुछ आचार्य सब पाद दृष्टि मानते हैं, आप अभी आगे पढ़ेंगे आप, इन्हीं ने आचार्य गणेश कवि ने ही दृष्टि के संदर्भ में सभी को सप्तम ग्रह से देखने के लिए, सभी के लिए पाद दृष्टि का निरूपण किया। लेकिन दृष्टि जो ग्रहों की जो मित्रता है उसमें जैसा सत्याचार्यों का, पूर्वाचार्यों का, वराह मिहिर का, कल्याण वर्मा ने जो कहा, जातक पारिजात में जैसा आचार्य वैद्यनाथ ने कहा, इन सभी का मत इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें कोई अंतर इसमें नहीं है। और ये बड़ा सुंदर श्लोक है, और ये जो है वो एक ही पद्य में आचार्य ने सभी ग्रहों के नैसर्गिक मित्रों की चर्चा की है। नैसर्गिक मित्रों का आधार क्या है? ये आधार अनुभव गण्य है, ये उनके फल निरूपण पर है। यदि हम देखते हैं कि अमुक ग्रह, जैसे सूर्य मान लीजिए, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति के सानिध्य में या उसके से नैसर्गिक में उसके साथ रहने पर अच्छे फल को दे रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य जातक शास्त्र की दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से उसका फल जो भी हो, लेकिन जातक में सूर्य की प्रकृति, जो प्रकृति है सूर्य की, उस प्रकृति से मंगल की प्रकृति या उस प्रकृति से इन तीनों ग्रहों की स्थिति का समावेश हो रहा है, इसलिए इनकी मित्रता का निरूपण किया गया है। तो नैसर्गिक और तात्कालिक, ये दो हमारे यहाँ मित्रता का विचार करने की पद्धति है। तात्कालिक में हमारे जातक में जो ग्रह बैठते हैं जहाँ, उसके आधार पर हम चर्चा करते हैं। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, इस तरह से जो ग्रह बैठते हैं उनको मित्र मानते हैं। और मित्र शत्रु का विभाजन किया गया है। तात्कालिक अर्थात तात्कालिक कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठा है वो मित्रता का सूचक है। नैसर्गिक रूप से हम इसके आधार पर निर्धारण करते हैं। तदनंतरम तात्कालिक मित्रम विचार्य नैसर्गिक मित्रम विचार्य उभयत्र उभयोः समावेशः पंचधा मैत्र्यां क्रियते। यदि नैसर्गिक दृष्ट्या कश्चन ग्रहः कस्यचन ग्रहस्य यदि मित्रं वर्तते, तात्कालिकेपि मित्रं वर्तते, उभयत्र मित्रता, तर्हि तस्य अधिमित्रत्वम् अस्माभिः द्योत्यते। यदि दोनों स्थितियों में, नैसर्गिक दृष्टि से भी और तात्कालिक दृष्टि से भी यदि मित्र है, तो हम उसको अधिमित्र की संज्ञा देते हैं। दोनों स्थानों पर यदि शत्रु है तो अधिशत्रु की संज्ञा देते हैं। एकत्र मित्रम अपरत्र शत्रु, अगर एक जगह मित्र है एक जगह शत्रु है तो उसे हम सम की संज्ञा देते हैं। और यदि एकत्र तात्कालिक में या नैसर्गिक में कहीं पर भी वो सम है और एकत्र शत्रु वर्तते, तदानीम
यह निर्णीतः, निर्णीतः इत्युक्ते यदि मित्रः तर्हि मित्रत्वं, यदि शत्रुः तर्हि शत्रुत्वम्। एवं प्रकारेण मित्रः, मित्रभागः, शत्रुभागः, अधिमित्रभागः, अधिशत्रुभागः, समभागः। एवं प्रकारेण पंचधा मैत्री विचारः अस्माभिः क्रियते ग्रहाणां परस्पर तात्कालिकरीत्या नैसर्गिकरीत्या च। नैसर्गिकदृष्ट्या के ग्रहाः कस्य ग्रहस्य मित्राणि वर्तन्ते इति विचारयामः। उच्यते आचार्यैः एकेनैव श्लोकेन, इसी एक श्लोक में आचार्य ने मित्रामित्र का विचार किया है। संभवतः ज्योतिष शास्त्र के जितने भी ग्रंथ हैं, एक छोटे से पद्य में जितनी सहजता से आचार्य ने मित्रामित्र का विचार किया है, ये अत्यंत आपको दुर्लभ है। देखें, चंद्रेज्य क्षितिजा रविंदु तनयौ गुर्विंदु सूर्याः क्रमात् शुक्रार्कौ रविचंद्र भूमि तनया ग्यार्कीसितज्ञौ मताः अर्का देह सुहृदः समा अथ बुधः सर्वे हि शुक्रार्कजौ भौमाचार्य यमायमः कुज गुरुः पूज्यः परे वैरिणः। ये हमारे यहाँ मित्र शत्रु का एक ही पद्य है शार्दूल का। चंद्रेज्य क्षितिजा रविंदु तनयो गुरुविंदु सूर्याः क्रमात्, क्रमशः चंद्रः ईज्यः बृहस्पतिः क्षितिजः भौमः एते त्रयः नैसर्गिकतया नैसर्गिकरीत्या आचार्यैः मुहुर्मुहुः अवलोकितः येषां ग्रहाणां सान्निध्यात् साहचर्यात् परस्पर दृष्टि युति ग्रहस्थानानुरोधेन परस्पर भाव संबंधेन युति संबंधेन स्थान संबंधेन दृष्टि संबंधेन परस्परम एतेषां परस्पर ग्रहाणां नैसर्गिकं फलं शुभम अवलोक्यते इति धिया तैः तेषां मित्रत्वं सम्पादितम्। अन्यथा अस्य उपपत्तिः अस्माभिः परिकल्पयितुं न शक्यते। यथा गणिते उपपत्तिः, यतोहि यदि सूर्यशन्योः पितापित्रोः सम्बन्धः शत्रुत्वे परिकल्पितः, पुनः चंद्रबुधयोः मित्रत्वं परिकल्प्यते। अतः अनुभवजन्यं फलाधीनम् एतत् फलम् अस्माभिः अवलोक्यते। एतयोः सान्निध्ये एतेषां ग्रहों में जो परस्पर स्थान संबंध, दृष्टि संबंध, युति संबंध, ये जो संबंध है, इनके आधार पर इन ग्रहों में परस्पर नैसर्गिक शुभाशुभ देखा जाने के कारण आचार्य ने चंद्रज्य क्षितिजा, चंद्रमा, बृहस्पति और भौम, इन तीनों को सूर्य हेतु मित्र बताए हैं। ये सूर्य के नैसर्गिक मित्र हैं। चंद्रज्य क्षितिजा रविंदु तनयौ, रविंदु तनयौ, रवि सूर्यः, इंदु तनयः बुधः, एतौ द्वौ चंद्रस्य मित्रौ। रविंदु तनयौ गुरुविंदु सूर्याः क्रमात्, गुरुः बृहस्पतिः, इंदुः चंद्रः, सूर्यः सूर्यः, एते त्रयः गुरु इंदु सूर्याः भौमस्य मित्राणि वर्तन्ते। गुरुविंदु सूर्याः क्रमात्। शुक्रार्कौ, शुक्रः अर्कः सूर्यः, सूर्य शुक्रौ मित्रे वर्तेते बुधस्य। पुनश्च शुक्रार्कौ रविचंद्र भूमितनया, रविचंद्र भूमितनया, रवि सूर्यः, चंद्रः, भूमितनयः, भूमि का पुत्र मंगल, सूर्य चंद्रमा मंगल, एते त्रयः वर्तन्ते मित्राणि। कस्य मित्राणि? बृहस्पतेः। क्रमशः अन्वय है। चंद्रज्य क्षितिजा सूर्य के लिए, रविंदु तनयौ चंद्रमा के लिए, गुर्विंदु सूर्याः बुध के लिए, शुक्रार्कौ, शुक्रार्को बुध के लिए हो गया, रविचंद्र भूमि तनया बृहस्पति के लिए, ग्यार्की, ग्य बुधः, अर्की, अर्कस्य अपत्यम, आर्की, अर्की इत्युक्ते शनिः, ये हमारे शुक्र के लिए, असितज्ञौ, सित अर्थात शुक्र और ज्ञ अर्थात बुध, ये शुक्र और बुध शनि के नैसर्गिक मित्र हैं। क्रमशः अत्र ये सप्तग्रहाः सन्ति, तेषां सप्तग्रहाणां मित्रामित्रत्वं द्योतितम्। 7 ग्रहों का मित्रामित्र द्योतित किया है। अब यहाँ शंका होती है कि राहु और केतु जो छाया ग्रह हैं, उनका मित्र शत्रु का विचार कहाँ है, उनके मित्र शत्रु का विचार होता है कि नहीं होता है। तो प्रायः हमारे यहाँ 2 तरह के मत प्राप्त होते हैं। आचार्य वराह मिहिर ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया। पाराशर ने तो ये कहा यद्यद भाव गतौ वापि यद्यद भावेश संयुतौ तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रतिशेताम तमो ग्रहो, तो इनका नैसर्गिक नहीं होता। तथापि कुछ प्रमाणों में राहु केतु के मित्र शत्रु प्राप्त होते हैं। और राहु केतु के मित्र शत्रु के प्रमाण विषय में आचार्य ने कहा है रविचंद्र कुजा राहो, रवि चंद्र और कुज, सूर्य चंद्रमा और मंगल राहु के रिपवः परिकीर्तिता शत्रु होते हैं। समौ बुध गुरु ज्ञेयौ, ये सम, बुध और गुरु दोनों सम होते हैं। समौ बुध गुरु ज्ञेयौ मित्रेः शुक्र शनैश्चरौ,
शुक्र शनैश्चरै मित्र, शुक्र और शनि जो हैं ये मित्र होते हैं क्रमशः केतु के लिए। रविचंद्र कुजाह राहो रिपवः, राहु के शत्रु पहले कहे रविचंद्र कुजाह राहो रिपवः। समौ बुध गुरु ज्ञेयौ, बुध और बृहस्पति राहु के सम होते हैं। और अंत में अन्य ये वर्तन्ते तेतु नूनम, मित्र शत्रु का निरूपण करने के अंतर शेष को सम के रूप में, या मित्र और सम का निरूपण करने के अंतर शेष को शत्रु के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो आचार्य ने कहा रविचंद्र कुजाह ज्ञेयौ राहोः रिपवः परिकीर्तिताः, समौ बुध गुरु ज्ञेयौ, बुध और बृहस्पति राहु के सम होते हैं। और शेष जो बच गए, शेष कौन बच गए? रवि चंद्र और मंगल रिपु हो गए, बुध और बृहस्पति सम हो गए, शुक्र और शनैश्चरो, शुक्र और शनि जो हो गए वो मित्र हो गए शेष बचने पर। केतु के लिए आचार्य ने कहा केतोः शनिसितौ शत्रु, केतु के लिए शनि और शुक्र ये शत्रु होते हैं। समौ गुरु बुधौ स्मृतौ, गुरु और बुध केतु के सम हैं। और रविचंद्र कुजास्तस्य, रवि चंद्र और कुज ये केतु के मित्र हैं। परस्पर राहु और केतु में एक ही चीज हमें ध्यान रखनी है, वैपरीत्य है। सम दोनों के समान हैं, बुध और बृहस्पति राहु और केतु के सम हैं। और शत्रु मित्र में व्यत्यास है। जो राहु का ये ग्रहाः राहोः मित्राणि वर्तन्ते, ते ग्रहाः केतोः शत्रवः, ये ग्रहाः केतोः मित्राणि वर्तन्ते, ते ग्रहाः राहोः शत्रवः। रविचंद्र कुजाः केतोः मित्राणि वर्तन्ते, ते एव रविचंद्र कुजाः राहोः शत्रवः वर्तन्ते। पुनश्च शुक्र शनि शुक्रौ अथवा शुक्र शनि राहोः मित्राणि वर्तन्ते, तौ शनि शुक्रौ केतोः शत्रु वर्तेते। तो इस प्रकार से राहु के दो मित्र हुए, शुक्र और शनि, और केतु के वो शत्रु हो गए। और रवि चंद्र और मंगल ये राहु के शत्रु हुए और केतु के लिए ये तीनों मित्र हो गए। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था आचार्य ने कही है जातकालंकार के भाष्य में। तो और बाकी जो बुध और बृहस्पति के लिए दोनों केतु और राहु के संदर्भ में बुध बृहस्पति दोनों के सम हैं। राहु के लिए शुक्र और शनि ये दोनों मित्र हैं, और ये केतु के लिए शत्रु हो जाते हैं, अर्थात केतु का शत्रु है शुक्र और शनि। और रवि चंद्र और मंगल ये आपके लिए मित्र हैं केतु के, और शत्रु हो जाते हैं राहु के। तो इस प्रकार से ये एक विशिष्ट पक्ष है कि राहु केतु के मित्र शत्रु का निरूपण भी आचार्य ने अपनी टीका में किया है। सामान्य ग्रहों की हम बात कर रहे थे। चंद्रज्य क्षितिजा रविंदु तनयो गुरुविंदु सूर्या क्रमात् शुक्रार्कौ रविचंद्र भूमि तनया ज्ञार्की सितज्ञौ मता। चंद्रज्य क्षितिजा सूर्य के लिए चंद्रमा बृहस्पति और मंगल, सूर्य के लिए रविंदु तनयो रवि और इंदु तनय बुध, सूर्य और बुध ये चंद्रमा के लिए, गुरुविंदु सूर्या गुरु इंदु और सूर्य मंगल के लिए, शुक्रार्कौ शुक्र और सूर्य ये बुध के लिए, रविचंद्र भूमि तनया ये बृहस्पति के लिए, रवि चंद्र भूमि तनय मंगल बृहस्पति के लिए, तीनों मंगल ये सूर्य रवि चंद्र भूमि तनया, सूर्य चंद्रमा और मंगल एते त्रयः बृहस्पते ज्ञार्की शुक्रस्य कृते सितज्ञौ शनेः कृते ज्ञार्की सितज्ञौ मताः। अर्कादेः सुहृदः, अर्कादिग्रहाणाम् एते पूर्वोक्ताः ग्रहाः सुहृदः भवन्ति। समाः अथ समाः उच्यन्ते। वैशिष्टि क्या है इस श्लोक में कि आचार्य मित्रों को बताएंगे, शत्रुओं के नाम बताएंगे, और आप शेष ग्रहण की पद्धति से आप शत्रु का ज्ञान कर लेंगे। आचार्य ने बता दिया सूर्य के अमुक अमुक मित्र हैं, अमुक अमुक सम हैं, और मित्र और सम से जो शेष होंगे वो शत्रु होंगे। जैसे पहले सम पढ़ लें, अर्कादेः सुहृदः समा अथ बुधः, अथ समाः बुधः, बुधः इत्युक्ते सूर्यस्य समग्रः बुधः, सूर्य का बुध सम है। सर्वे चंद्रमा के सभी सम हैं, अर्थात चंद्रमा के जो मित्र हैं रविंदु तनयो रवि इंदु तनय, रवि और बुध ये चंद्रमा के मित्र हैं। और सर्वे अवशिष्टाः ते सर्वे चंद्रस्य मित्राणि वर्तन्ते, समाः वर्तन्ते, अर्थात चंद्रस्य कोऽपि शत्रु नास्ति। अगर हम बात करें तो नैसर्गिक दृष्टि से चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है।
तात्कालिक दृष्टि से स्थान भेद से उससे द्वितीय तृतीय चतुर्थ षष्ठम द्वादश भाव में ग्रह कहाँ बैठे हैं इसके आधार पर जब हम तात्कालिक निरूपण करते हैं तो शुभाशुभ की बात आती है, लेकिन नैसर्गिक दृष्टि से चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। तो सर्वे ही शुक्रार्कजौ, शुक्रार्कजौ, मंगल के शत्रु कौन सम कौन कौन है? शुक्र अर्कज, शुक्र अर्कज शनि, ये मंगल के सम है, शुक्र शनि मंगल के सम है। उसके बाद बुध की बात आई, सर्वे ही शुक्रार्कजौ भौमाचार्य यमा यम, भौमाचार्य, भौमाचार्य मतलब भौम, आचार्य मतलब बृहस्पति ही, यमः मतलब शनि ही, ये तीनों भौमाचार्य यमः बुधस्य मित्राणि वर्तन्ते। अग्रे किमुच्यते? भौमाचार्य यमा यमः, यमः इत्युक्ते शनिः बृहस्पतेः समः वर्तते। कुजगुरुः, कुजगुरु, कुजगुरु किमस्ति? शुक्रस्य समौ वर्तेते। कुजः भौमः, बृहस्पतिः बृहस्पतिः, एतौ द्वौ शुक्रस्य समौ वर्तेते। अन्ते किमस्ति? पूज्यः, पूज्यः अर्थात बृहस्पतिः शनेः समः वर्तते। परे वैरिणः, इतो अवशिष्टाः ये ग्रहाः ते वैरिणः, जो हमने नहीं बताया इस श्लोक में वो आचार्य ने कहा परे वैरिणः कथिताः सन्ति। देखिए श्लोक को हम फिर से एक बार करेंगे। उदाहरण के लिए चंद्रज क्षतिजा सूर्य के मित्र हैं, रविंदु तनयौ चंद्रमा के मित्र हैं, चंद्रज क्षतिजा गुरुविंदु सूर्याः मंगल के मित्र हैं, क्रमा शुक्रार्कौ बुध के मित्र हैं, रविचंद्र भूमि तनया बृहस्पति के मित्र हैं, ज्ञार्की शुक्र के मित्र हैं और सितज्ञौ शनि के मित्र हैं। एवं भूताः मित्र व्यवस्थाः प्रतिपादिताः। पुनः अर्कादेः सुहृदः समा अथ बुधः, सुहृदः उक्तानन्तरं समानां निष्पत्तिः क्रियते। अथ बुधः, सूर्यस्य बुधः समः, तदनन्त चन्द्रस्य सर्वे समाः, चन्द्रस्य कोऽपि शत्रुः न भवति। सर्वे हि शुक्रार्कजौ, भौमस्य कृते शुक्र अर्कजः, शुक्रः अर्कजः शनिः, एतौ द्वौ ग्रहौ मित्रे वर्तेते। एवं प्रकारेण भौमस्य स्थितिः वर्तते। बुधस्य कृते भौमाचार्य यमा यमः, भौमाचार्य यमा यमः, भौमाचार्यः भौमः, आचार्यः बृहस्पतिः, यमः शनिः, एते त्रयोऽपि ग्रहाः बुधस्य कृते समभूताः। यमः शनिः बृहस्पतेः कृते समभूतः। कुजगुरुः शुक्रस्य कृते भौमः बृहस्पतिश्च, एतौ उभौ अपि मित्ररूपौ वर्तेते। पुनश्च कुजगुरुः पूज्यः परे वैरिणः, पूज्यः शनिः बृहस्पतेः कृते, शनिः बृहस्पतिः शनेः कृते समो वर्तते। एवं प्रकारेण सर्वेषां ग्रहाणां निरूपणं कृतं। पूज्यः परे वैरिणः, परे ये अवशिष्टाः ते वैरिणः अस्माभिः निर्णीयन्ते। यथा उदाहरणं सूर्य के लिए आचार्य ने कहा चंद्रज क्षितिजा, चंद्रमा बृहस्पति और मंगल ये सूर्य के सम हैं, मित्र हैं। और उसके अनंतर दूसरी पंक्ति में आचार्य ने कहा अर्कादेः सुहृदः समा अथ बुधः, सूर्य से समः कहा बुधः, अर्थात चंद्रः ईज्यः क्षितिजः बुधः एते चत्वारः ग्रहाः निष्कासिताः। अवशिष्टाः ये ग्रहाः ते शत्रवः वर्तन्ते इति। अवशिष्टाः के ग्रहाः? शुक्रः न गृहीतः, शनिश्च न गृहीतः, अतः शुक्र शनि एतौ द्वौ अपि ग्रहौ सूर्यस्य शत्रु वर्तेते इति निश्चेतुं शक्यते अस्माभिः। अच्छा, एवं प्रकारेण अग्रे गच्छामः। चन्द्रस्य एकोऽपि शत्रुः नास्ति। भौमस्य कृते गच्छामः। मित्रविषये उक्तं गुरुविन्दु सूर्याः, गुरु इंदु सूर्याः भौमस्य मित्राणि वर्तन्ते। शत्रुविषये उक्तं समा सर्वे हि शुक्रार्कजौ, शुक्रः अर्कजः, शुक्रः शनिः, एतौ समौ वर्तेते। पुनश्च अवशिष्टौ यौ वर्तेते। अवशिष्टौ कौ? अवशिष्टः वर्तते बुधः। पश्यन्तु, रविन्दु अर्कादे सुहृदः समा अथ बुधः सर्वे ही शुक्रार्कजौ, शुक्रार्कज शत्रु हो गए मंगल के, जो शेष बचे, शेष बुध बच गया, वो हमारे पास शत्रु हो गया। तो मित्र और सम से जो शेष बचे परे वैरिणः, आचार्याणां वचनमस्ति ते परे अवशिष्टाः वैरिणः वर्तन्ते। तो ये मित्र शत्रु का निरूपण क्रम नैसर्गिक मैत्री है। इसके आधार पर यदि तात्कालिक स्थिति में समभाव रहता है तो नैसर्गिक फल वो ग्रह देते हैं,
यदि जन्मांगे तात्कालिक दृष्ट्या ग्रहाणां स्थितिः सामान्या भवति तदानीं नैसर्गिक बलस्य प्राधान्यं। यथा तात्कालिक दृष्ट्या यदि कस्यचन ग्रहस्य केनचन ग्रहेण साकं संबंधः समो वर्तते तदानीं तस्य फलं नैसर्गिकमेव। सामान्य व्यवहार में हम देखते हैं कभी कभी मित्र ऐसे होते हैं सम स्थिति में सम, उभय स्थिति में उभय और विशिष्ट स्थिति में शत्रु भी हो जाते हैं। तो ये जो स्थिति व्यवहार की है ये ग्रहों के साथ भी है। नैसर्गिक मित्रता ग्रहों में जो है वो इस प्रकार की है। तात्कालिक स्थिति में जब समभाव रहेगा तो ये फल देंगे, अथवा मित्र, अधिमित्र, सम, शत्रु, अधिशत्रु, इस प्रकार 5 प्रकार के हमारे यहाँ मैत्री का क्रम है। नैसर्गिक मित्र, तात्कालिक मित्र, मित्र मित्रयोः अधिमित्रत्वम, शत्रु शत्रुओः अधिशत्रुत्वम, मित्र समयोः मित्रत्वम, शत्रु समयोः मित्रत्वम, एवं प्रकारेण अस्माभिः निरूपणं क्रियते पंचधा मैत्र्याः। 5 प्रकार की मैत्री हमारे यहाँ अंत में निर्णीत की जाती है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये हमारे पास मित्रामित्र विचार है। और राहु और केतु के विषय में भी आचार्य ने कहा कि राहु के लिए शुक्र और शनि मित्र हैं और केतु के लिए रवि, चंद्रमा और मंगल मित्र हैं। यही विपरीत क्रम से शत्रु हो जाते हैं। केतु के लिए जब हम बात करेंगे तो यही शुक्र शनि शत्रु हो जाएंगे और राहु के लिए यही रवि, चंद्रमा, मंगल जो है वो शत्रु हो जाएंगे और दोनों के बुध और बृहस्पति सम है। एवं प्रकारेण सर्वेषां ग्रहाणां कृते मित्र शत्रु निरूपणम आचार्य कृतम। ये श्लोक हमारा पूर्ण हो गया। चंद्रज्यक क्षितिजा रविंदु तनयो गुरुविंदु सूर्या क्रमात् शुक्रार्कौ रविचंद्र भूमि तनया ज्ञार्की सितज्ञौ मताः अर्कादेह सुहृदः समा अथ बुधः सर्वैः शुक्रार्कजौ भौमाचार्य यमा यमः कुज गुरुः पूज्यः परे वैरिणः। तो इस प्रकार हमारे इस ग्रहों के नैसर्गिक मित्रामित्र का विजय समाप्त हुआ। अग्रिम जो श्लोक है वो श्लोक है ग्रहों की दृष्टि के संदर्भ में। सामान्यतया सर्वेषां ग्रहाणां दृष्टिः स्वस्थानात् सप्तमे भवति। सभी ग्रह यत्र सर्वे पश्यन्ति सप्तमं सर्वे इत्यादिकाः प्रमाण पक्षाः श्रूयन्ते। तेषु प्रमाणवचनेषु भिन्नानाम् आचार्याणां भिन्नं भिन्नं मतं। वस्तुतः जिन आचार्यों ने जैसा मत लिखा है उन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर उनके फलों का निरूपण करना चाहिए। आचार्य गणेश देवज्ञ ने दृष्टि के विषय में पूर्वाचार्यों की अपेक्षा थोड़ा सा विशेष कहा है। सभी ग्रहों को वो सप्तम दृष्टि तो देते हैं, पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव कुजा पुनः विशेषतश्च त्रिदश त्रिकोण चतुष्टमान, जो आचार्य का वचन है, इसमें किसी भी ग्रह के लिए वो विशेष दृष्टि का उल्लेख नहीं करते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी ग्रह को वो विशेष दृष्टि देने के बाद कहते हैं कि सभी ग्रह सबको देखते हैं। कुछ 25% देखते हैं, कुछ 50% देखते हैं, कुछ 75% देखते हैं, कुछ 100% देखते हैं। 4 चरणों में विभक्त करें यदि हम दृष्टि को, तो केचन ग्रहाः कंचन भाव विशेषम पादेन, कंचन भाव विशेषम पादद्वयेन, केशांचन भाव विशेषम पादत्रयेण अवलोकयन्ति। अतः पादवृद्धि दृष्टि ही अत्र निरूपिता वर्तते। तृतीय दशमे शनि, तृतीय दशमे ग्रहो, नव पंचमे ष्टां मुनि क्रमाचरण वृद्धितः स्मरगृहं ततः पश्यति। कुजः सित बुधौ शशि, ये तो स्वामी का क्रम है। दृष्टि के क्रम वो कहते हैं। देखिए, तृतीय दशमे ग्रहो, सभी ग्रह सर्वे ग्रह तृतीय दशमे, सभी ग्रह, यो ग्रह यत्र तिष्ठति तस्मात् स्थानात् तृतीय स्थानम। तस्मात् स्थानात् में गिनने की एक प्रक्रिया हमारे यहाँ है। जिस ग्रह में, जिस भाव में जो ग्रह बैठा है वहाँ से तृतीय यदि हम गिनेंगे तो उस भाव के साथ गिनेंगे। जैसे पंचमी हमारे यहाँ 2 तरह से होती है। एक पंचमी जो है वो मर्यादा है, एक अभिविधि है। मर्यादा अभिविधि जो पंचमी होती है, तो पंचमी में हम उस भाव को लेकर के गिनेंगे। तृतीय दशमे ग्रहों का आशय है यस्मिन् भावे ग्रह स्थितः तस्मात् भावात् तं भावं प्रथमं परिकल्प्य ततः गणना कर्तव्या। तृतीय दशमे ग्रहो, तृतीय दशम में कोई भी ग्रह एक चरण से देखता है। 25% दृष्टि, मतलब पाद दृष्टि की आचार्य बात करते हैं। तृतीय दशमे ग्रहो, नव पंचमे अर्ध दृष्टि, पादद्वयात्मिका दृष्टि। यदि ग्रहस्य चत्वारः पादाः कल्प्यन्ते तर्हि यस्मिन् स्थाने ग्रहः वर्तते ततः तृतीय भावं प्रति दशम भावं च प्रति तस्य ग्रहस्य पाददृष्टिः। ततो अग्रे अर्धदृष्टिः,
पादद्वयात्मिका दृष्टिः। तदनन्तरम् अष्टाम्बुनि, अष्टमे चतुर्थे च, अम्बु अर्थात पाताल, अभी हमने पढ़ा पाताल संज्ञा चतुर्थ भावस्य, इसमें आया था। तो चतुर्थ और अष्टम को पादोन दृष्टि अर्थात तीन दृष्टि से 75% वो ग्रह देखता है। और स्मरगृहम ततः पश्यति, स्मरगृहम ततः पश्यति, स्मर इत्युक्ते सप्तम भावम सह पूर्णात्मक दृष्टिया पश्यति। तो मत वही है, लेकिन सभी ग्रहों के संदर्भ में अन्य आचार्य कहते हैं कि सभी ग्रह सप्तम को देखते हैं, अन्य विषयों में अन्य भावों की दृष्टि उनकी है कि नहीं, इस पर चर्चा नहीं है। आचार्य गणेश देवज्ञ ने 3-10 के लिए 1 चरण की दृष्टि, 9-5 के लिए 2 चरण की दृष्टि और चौथे 8वें के लिए 3 चरण की दृष्टि और सप्तम भाव के लिए 4 चरण की दृष्टि का उल्लेख किया है। एवं प्रकारेण तृतीय दशमे ग्रहो नवपंचमेष्टाम्बुनि क्रमाचरण वृद्धितः स्मरगृहम ततः पश्यति। और इसके अंतिम 2 चरण में आचार्य ने स्वामियों का उल्लेख किया है। कुजः सित बुधौ, कुजः क्रम से 12 राशियों का विन्यास कर लें आप। इस प्रकरण को हम आज पूर्ण करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रकरण बहुत दिन से विशिष्ट है। अब हम अगले प्रकरण की ओर चलेंगे अगली कक्षा में। तो कुजः सित बुधौ, कुजः अर्थात मंगल, मेष का स्वामी मंगल है। सित बुधौ, वृष का स्वामी शुक्र है, मिथुन का स्वामी बुध है, सित बुधौ। क्रम से आगे चलिए, शशि कर्क का स्वामी चंद्रमा है, रवि बुधौ, सिंह का सूर्य है, कन्या का पुनः बुध है। फिर सित क्षमा सुतौ, उसके बाद चलें तुला के लिए सित शुक्र है। फिर वृश्चिक के लिए पुनः क्षमासुत मतलब मंगल है। आगे चलेंगे गुरु यम शनि, धनु के लिए गुरु हो, पुनः मकर के लिए यमः शनि, मकर के लिए यम और कुंभ के लिए शनि, अर्थात मकर कुंभ दोनों के स्वामी शनि। फिर गुरु हो अर्थात मीन के लिए गुरु हो। भवन अपाह, भवन इत्युक्ते अधिपतयः, भवनम इत्युक्ते राशयः, एतेषां राशीनां पाह अधिपतयः, भवनं पातीति भवनपः, एते भवनपाः ग्रहाः इमे मेषतः, इमे ग्रहाः मेषतः गुरुर्भवनपाः भवन्ति। इस प्रकार राशियों के भावों का निरूपण, राशियों के स्वामी का निरूपण, नैसर्गिक दृष्टि का निरूपण एवं भावों के पर्यायांतरों का निरूपण करते हुए ये संज्ञाध्याय आपका आज पूर्ण हो गया। और इस संज्ञा प्रत्येक आचार्य अध्याय के अंत में आचार्य ने उसकी पूर्णता को द्योतित करने के लिए श्लोक दिया। हृद्यैः पद्यैः गुम्फिते शूरितोषे लंकाराख्ये जातके मंजुलेस्मिन् संज्ञाध्यायः श्रीगणेशेन वर्यैः वृत्तैर्दिग्भिः संयुतोऽयं प्रणीतः। ये आचार्य का अंतिम पद्य है। बस ये एक औपचारिकता है। हृद्यैः पद्यैः ललितैः पद्यैः सरलैः पद्यैः गुम्फिते अर्थात निर्मिते ग्रथिते सूरितोषे विदुषां मोदाय सूरितोषे अलंकाराख्ये अलंकार उपाधिना विभूषिते जातके जातकालंकाराख्ये इत्याशयः मंजुलेस्मिन् मंजुले इत्युक्ते ग्रंथेस्मिन् सुंदरेस्मिन् मंजुलमयीं मंजुले ग्रंथे जातकालंकारे मंजुले ग्रंथे सुंदरे ग्रंथे हृद्यैः पद्यैः ललितैः पद्यैः संज्ञाध्यायः श्रीगणेशेन वर्यैः श्रीगणेशवर्यैः संज्ञाध्यायः गुम्फितः कतिभिः पद्यैः दिग्भिः पद्यैः 10 पद्यैः 10 श्लोकों के द्वारा संयुतोऽयं प्रणीतः अयं ग्रंथः ग्रंथस्य अयं भागः संज्ञाध्यायः 10 पद्यैः प्रणीतः इत्थं संज्ञाध्यायः अद्य पूर्णतामेति अग्रिमे दिने वयं भावाध्यायः तदनन्तरं योगाध्यायः तथा भूताः विषयाः अग्रे चर्चयिष्यामः। आज यह संज्ञाध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अग्रिम कक्षा में हम विविध प्रकारों से आचार्य की दृष्टि से ग्रहों की स्थिति युति और परस्पर दृष्टि के आधार पर बनने वाले योगों का विवेचन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद एवं सर्वेषां कृते मुहुर्मुहुः धन्यवादाः। इदं प्रकरणम् अद्य सम्पूर्णम्। अद्य वयम् अग्रिम कक्षायां भावाध्यायम् आश्रित्य किञ्चित् निरूपयामः। प्रायशः भावानां निरूपणम् अस्मिन् भावे जातं। परस्पर भावानां युति स्थिति दृष्टिवशात् के शुभयोगाः अशुभयोगाः समायान्ति तेषां सर्वेषां योगानां चर्चा अग्रिमायां कक्षायाम् अस्माभिः करिष्यते। भवेत् भवतां सर्वेषां शुभम् अस्तु। धन्यवादाः। प्रणमामि।